गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लाइकोप्सीडा के अंतर्गत आने वाले एक टेरिडोफाइट जिसका नाम लाइकोपोडियम है के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लाइकोपोडियम का वर्गीकरण देख लेते हैं। लाइकोपोडियम की वर्गीकृत स्थिति ये होती है कि यह प्रभाग लाइकोफाइटा में आता है, वर्ग होता है लाइकोप्सीडा, ऑर्डर का नाम है लाइकोपोडियल्स, जिसके पीछे एल्स लगा होता है वो ऑर्डर होता है, कुल है लाइकोपोडिएसी और वंश का नाम है लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम का प्लांट है। लाइकोपोडियम में दो प्रकार की प्रजातियां होती हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो ऊर्व या फिर अर्ध ऊर्व होती हैं, जैसे कि ये अपन को नज़र आ रहा है, और कुछ प्रजातियां निलंबी होती हैं। निलंबी मतलब ऊपर से नीचे की ओर लटकती हुई जो पाई जाती हैं। ऊर्व कौन सी है? जो नीचे से उठेगी और ऊपर की ओर जाएगी, और निलंबी जो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी। तो ये तो ऊर्व या अर्ध ऊर्व प्रकार की प्रजाति का चित्र है, और ये भी उसी प्रकार का है, नीचे से ऊपर की ओर उठी हुई है। और ये जो चित्र है ये है किस प्रकार की? ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। ये देखें, तो ये इस प्रकार की जो प्रजाति हैं वो निलंबी कहलाती हैं। तो ये दो प्रकार की प्रजातियां लाइकोपोडियम के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब अपन थोड़ा सा इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, फिर वापस से देखेंगे। सबसे पहले तो वितरण एवं प्राप्ति स्थान देखते हैं। लाइकोपोडियम की करीबन 250 जातियां हैं जो विश्व में सारे स्थानों पे मिलती हैं। ज़्यादातर सब जगह पर आपको इसके कोई ना कोई प्लांट मिल जाएगा, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय भाग होते हैं, उष्ण कटिबंधीय मतलब जो गर्म प्रदेश होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये बीच में भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा या फिर उसके आसपास के जैसे ये वाले जो एरिया होते हैं वो गर्म होते हैं, उनमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल भाग होते हैं उनमें लाइकोपोडियम की जातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अकेला यदि अपन अमेरिका ही देखें तो अमेरिका में ही इस वंश की 125 जातियाँ हैं जो पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो आर्कटिक और शीतोष्ण भागों में भी पाई जाती हैं। आर्कटिक भाग और शीतोष्ण भाग कौन से? जैसे ये भूमध्य रेखा है, इसके नज़दीक वाले ये जो भाग होंगे तो ट्रॉपिकल होंगे। और जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जैसे आर्कटिक और एंटार्कटिक होता है ना, बिल्कुल ध्रुवीय भाग, तो आर्कटिक वाले हिस्से में भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा टेम्परेट मतलब थोड़े ठंडे हिस्से जो ध्रुवों के पास वाले होते हैं, जैसे ये हिस्से हैं, तो ये टेम्परेट रीजन्स कहलाएंगे, जहाँ थोड़ी ठंडक होगी। तो कुछ टेम्परेट भागों में भी कुछ जातियाँ ही हैं जो मिलती हैं। चौधरी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि भारतवर्ष की बात अगर अपन करेंगे, अपन इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की बात करें, तो इंडिया में लाइकोपोडियम की 33 जातियाँ पाई जाती हैं, जो कहाँ मिलेंगी? भारत में पूर्वी हिमालय में और दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर उगेंगी। और कुछ जातियाँ जो हैं इसकी, उनके नाम इन्होंने बता रखे हैं, कौन कौन सी जातियाँ जो अपने भारत में मिल रही हैं। सिलागो प्रजाति है, इसके अलावा हैमिल्टोनाई प्रजाति है, सिरेटम प्रजाति है, इसके अलावा सिटेशियम है, स्क्वेरोसियम है, फ्लैगमेरिया है, इसी तरीके से सिक्किमेंसिस सिक्किम में मिलती है, क्लेवेटम है, सल्नम है। ये कुछ प्रजातियां बता रखी हैं। अल्पाइन है। ये जातियां जो होंगी ये इंडिया में मिलेंगी। इसके अलावा ये कहाँ मिलेंगी? ऐसे नम व छायादार स्थानों पर उगेंगी जहाँ थोड़ी नमी होगी और छाया होगी, जहाँ मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य भाषा में लाइकोपोडियम को क्लब मॉस भी कह सकते हो, या फिर क्रीपिंग पाइन भी कहा जा सकता है, या फिर ग्राउंड पाइन, या फिर तल सर्पी सदाबहार, ट्रेलिंग एवरग्रीन भी कहा जाता है। तो यदि आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले कि किस पादप को या किस टेरिडोफाइट पादप को क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर होगा लाइकोपोडियम। जैसे आप सिलेजिनेला पढ़ेंगे तो सिलेजिनेला को स्पाइक मॉस कहा जाता है और लाइकोपोडियम को कहा जाता है क्लब मॉस। तो ये दोनों में अंतर अपन को ध्यान रखना है। ये तो है सिलेजिनेला, और अपन जो पढ़ रहे हैं लाइकोपोडियम उसको कहते हैं क्लब मॉस। तो ये इसके सारे नाम बता रखे हैं। अब इसके बाद देखें, जैसा कि टेरिडोफाइट प्लांट्स में जिनके जीवन चक्र में दो प्रकार की पीढ़ियाँ होती हैं। एक तो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी और एक होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। जो मुख्य पादप होता है वो बीजाणुद्भिद प्रकार का होता है। बीजाणुद्भिद मतलब उसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसकी प्रत्येक कोशिका 2n होती है, डिप्लॉयड या द्विगुणित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो पीढ़ी बीजाणुद्भिद कहलाती है। तो जो बाह्य आकारी की अपन देखते हैं, बाह्य आकारी की मतलब बाहर से इसकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी कैसी नजर आएगी, तो इसकी जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वही मेन प्लांट होता है, मुख्य पादप है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। और इसकी ज़्यादातर जातियाँ होंगी वो स्थलीय हैं, भूमि पे मिलेंगी,
कुछ ऐसी हैं जो उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म प्रदेशों में मिलने वाली हैं, ऐसे पादपों पर अधिपादप के रूप में उगेंगी। कुछ प्लांट्स हैं जो गर्म प्रदेशों में उगते हैं, उनके ऊपर प्लांट के ऊपर जो प्लांट उगता है उसको अधिपादप कहते हैं। तो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जैसे फ्लैगमेरिया है और टेट्रागोनम है, ये कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो अधिपादप हैं। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जैसे वॉल्यूबाइल प्रजाति बता रखी है जो उलझे हुए आरोही हैं, जो बेल हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। लाइकोपोडियम का जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़, तने, पत्ती 3 भागों में बटी होती है। जरा एक बार इसका चित्र देख लें जिससे अपन को समझ में आ जावे। ये इसमें जड़ नहीं दिखाई दे रही, ये इसका तना है, ये इसका तना है और ये जो इसके दोनों तरफ अपन को ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही हैं छोटी छोटी, ये इसकी पत्तियां हैं और नीचे की तरफ जड़ होती हैं। तो ऐसे ही इस चित्र में देखें अपन, ये प्लांट है, नीचे जड़ है इस चित्र में, हालांकि नज़र नहीं आ रही है, ये तना है और ये इस पे लगी हुई हैं ये पत्तियां हैं और ये शंकु है। ऊपर ये जो बना हुआ है ना, ये शंकु है। ये जनन के समय अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्यतः इसकी प्लांट बॉडी बीजाणु उद्भिद है और जड़, तने, पत्ती में विभेदित है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में, वो अपन को इस वीडियो में जाननी है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रिटजेल। तो ये प्रिटजेल ने क्या किया था कि लाइकोपोडियम जो मुख्य वंश है जिसका नाम लाइकोपोडियम है, उसे 2 उपवंशों में बांट दिया था। और वो 2 उपवंश कौन से थे? एक वंश था यूरोस्टेकिया और दूसरा वंश था रोपेलोस्टेकिया। तो अपन को पहले तो इन दोनों वंशों के लक्षण पढ़ने हैं कि यूरोस्टेकिया में जो पादप आते हैं, पादप मतलब लाइकोपोडियम की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो यूरोस्टेकिया में आती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो रोपेलोस्टेकिया उपवंश में आती हैं। तो अपन को पहले तो इनके लक्षण पढ़ने हैं, उसके बाद अपन को इन दोनों में क्या अंतर है वो जानने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोस्टेकिया वंश क्या होता है। लाइकोपोडियम का जो यूरोस्टेकिया वंश होता है, इसमें वो जातियाँ आती हैं जिनका तना या तो ऊर्व होगा यानी ऐसे सीधा खड़ा होगा, या फिर अर्ध ऊर्व होगा। अर्ध ऊर्व क्या चीज़ होती है? जैसे यूँ भूमि से थोड़ा सा तो भूमि के साथ साथ चला और उसके बाद फिर ऐसे ऊपर की ओर उठ गया, तो ये अर्ध ऊर्व प्रजातियाँ कहलाती हैं। तो जो प्रजातियाँ या तो सीधी बिल्कुल भूमि से उठ के सीधी ऐसे खड़ी हो गई वो, या फिर या थोड़ा सा नीचे से उठ के फिर ऊपर की ओर चली गई, तो इस तरह की अर्ध या ऊर्व या अर्ध ऊर्व जो प्रजातियाँ होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं यूरोस्टेकिया में। और तना जो होता है शाखित होता है और द्विभाजी शाखन पाया जाता है इनमें। ये देखें, द्विभाजी शाखन किसको कहते हैं? इस चित्र से आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से आया और आके फिर ये 2 में बट गया, जैसे इस तरीके से उठा फिर ये इस तरह से 2 में जो डिवाइड हो जाता है, बाइफर्केशन, इसको द्विभाजी शाखन कहते हैं। इस चित्र में और अच्छा अपन को नज़र आ रहा है, यहाँ से आया, देखें ज़रा, ये तना यहाँ आ रहा है और आके फिर यूँ 2 में बट गया, इधर से तना आ रहा है, ये ऐसे 2 में बट गया, तो ये चीज़ द्विभाजी शाखन होती है, ये प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है इसमें? पहली चीज़ तो यूरोस्टेकिया के पादप जो होंगे वो प्रजातियाँ आएंगी जो ऊर्व या अर्धऊर्व होंगी और द्विभाजी शाखन प्रदर्शित करेंगे। दूसरी चीज़ कि सामान्य पत्तियाँ और बीजाणुपर्ण एक जैसे आकार के होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। और जो संगठित स्ट्रोबिलस या शंकु जो होगा वो नहीं मिलेगा इसमें। इसमें जो प्रजातियाँ आती हैं वो कौन सी हैं? सिलेगो है, फ्लैगमेरिया है, इस तरीके की प्रजातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो चित्र है, अब आप इसको दोबारा एक बार देख लें, ये फ्लैगमेरिया प्रजाति है, ये फ्लैगमेरिया, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इस तरह से द्विभाजी शाखन है। अब आपको एक चीज़ इसमें देखनी है कि यहाँ ये कोई दूसरी प्रजाति थी, इसमें सुसंगठित शंकु पाया जा रहा था, ये शंकु पाया जा रहा था, लेकिन इस फ्लैगमेरिया प्रजाति में यहाँ कहीं कोई शंकु जैसी चीज़ अपन को नज़र नहीं आ रही है। यानी ये सामान्य पत्तियाँ हैं, ये सामान्य पर्ण है और ये ऊपर की तरफ ये जो है ये बीजाणु पर्ण है, लेकिन शंकु में सुसंगठित नहीं है ये चीज़। वहीं उस प्रजाति में यही चीज़ जो थी वो ऐसे करके शंकु बना लिया था। तो ये डिफरेंस होता है यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया में। इसके अलावा जो है, अब रोपेलोस्टेकिया के लक्षण अपन देख लें, तो इस वंश में कौन सी जातियाँ आएंगी जिनका तना विसर्पी होगा, इस तरीके से भूमि पर चलने वाला होगा, द्विभाजी शाखन प्रदर्शित करने वाला होगा। बाद की शाखाएं एकल रूप से शाखित भी हो जाती हैं, जैसे एक बार ये शाखन हो गया फिर हो सकता है ये शाखा आगे बढ़ती गई,
फिर शाखन हो गया, फिर ये एक ही शाखा आगे बढ़ती गई, इस तरह का, इसको कहते हैं मोनोपोडियल प्रकार की ब्रांचिंग। तो शुरू में द्विभाजी शाखन होगा लेकिन बाद में मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो जाती है रोपेलोस्टेकिया उपवंश के पादपों में। विसर्पी जो तना होता है उससे ऊर्व शाखाएं निकलती हैं। विसर्पी है तना और उससे ऊपर की ओर ऐसे उठी हुई ये शाखाएं निकलेंगी। बीजाणु पर्ण की अपन बात करें तो वो सामान्य पत्तियों से छोटी होती हैं, पीले रंग की होती हैं, और इनकी खास बात क्या है कि इनमें सुसंगठित स्ट्रोबिलस या शंकु पाया जाता है। ये चित्र देखो, ये तो फ्लैगमेरिया प्रजाति थी, इसमें कोई भी शंकु नहीं था, पत्तियाँ सामान्य, सारी पत्ती एक सी नज़र आ रही हैं। ये जो प्रजाति है ये देखो, ये रोपेलोस्टेकिया की, इसमें सुसंगठित शंकु पाया जा रहा है। शंकु ऐसा सच कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, बस ये जो मुख्य तने पर ये ऐसी पत्तियां पाई जा रही हैं, ऊपर जाकर जहाँ ये शंकु बनाना है वैसी पत्तियां, थोड़ा आकार छोटा रहता है, एक जगह एकत्रित हो जाती हैं और दूसरा जनन का कार्य करती हैं। तो यही संरचना जो होती है, यही सुसंगठित संरचना शंकु बना लेती है। तो ये सुसंगठित शंकु किस में पाए जा रहे हैं? रोपेलोस्टेकिया उपवंश में तो पाए जा रहे हैं, लेकिन यूरोस्टेकिया में सुसंगठित शंकुओं का अभाव है। तो ये एक मुख्य डिफरेंस जो है वो इनके अंदर हो गया है। इसके अलावा कौन सी जातियां हैं जो रोपेलोस्टेकिया में आती हैं? सरनम प्रजाति है, क्लेवेटम प्रजाति है। सरनम, क्लेवेटम, कॉम्प्लिनेटम और इनंडेटम, ये वो प्रजातियां हैं जो रोपेलोस्टेकिया में आती है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने, ये रोपेलोस्टेकिया के एग्जाम्पल हैं। और ये फ्लैगमेरिया है, सिलेगो है, फोलियम है और हैमिल्टोनाई है, सीरेटम है। ये जो प्रजाति हैं ये यूरोस्टेकिया में आती हैं। अब अपन टेबल में इसका डिफरेंस देख लेते हैं। यूरोस्टेकिया जो अपन ने पहला वाला पढ़ा है, इनके पादप शरीर या तो ऊर्व भी हो सकते हैं या फिर निलंबी भी हो सकते हैं। तो ऊपर से यूँ नीचे की ओर आया, इस तरीके का निलंबी भी हो सकता है, या फिर नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ ऊर्व भी हो सकता है। जबकि रोपेलोस्टेकिया उपवंश जो होता है उसके पादप शरीर कैसे होते हैं? या तो विसर्पी होते हैं या फिर तलसर्पी होते हैं, यानी बिल्कुल ही जमीन के सहारे सहारे चलने वाला जो है वो तलसर्पी कहलाता है। इसके अलावा यूरोस्टेकिया के जो पादप होते हैं उनमें शाखन जब कभी भी होगा तो द्विभाजी प्रकार का होगा, और इनमें जो शाखन होगा वो पहले तो द्विभाजी होगा लेकिन बाद में एक लाक्षी हो जाएगा। जैसे इसमें ये चला इस तरीके से, द्विभाजी शाखन हो गया, फिर ये आगे चला थोड़ा सा, फिर द्विभाजी शाखन, ये आगे चला, फिर द्विभाजी। ये तो इसमें होती है यूरोस्टेकिया में। जैसे रोपेलो में क्या है, जैसे ऊपर उठा ये शाखन हो गया, अब एक ही शाखा बढ़ती चली जा रही है, फिर आगे शाखन हो रहा है, एक ही शाखा बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो है मोनोपोडियल प्रकार का एक लाक्षी शाखन होता है जो रोपेलो में पाया जाता है। अच्छा, जड़ें जो होंगी यूरोस्टेकिया में केवल तने के आधार से ही निकलती हैं, लेकिन इसमें जड़ें तने के किसी भी भाग से निकल सकती हैं। जैसे ये वाला प्लांट है, ये उदाहरण देखें अपन, ये एग्जाम्पल है। जैसे ये यहाँ जा रहा है तो जड़ कोई आवश्यक नहीं है कि नीचे से ही निकलेंगी, कहीं से भी, मान लीजिए दल से जड़ निकल गई, ये दल से निकल गई, कहीं से भी जड़ें निकल सकती हैं, किसी भी भाग से। इसके अतिरिक्त जो है वो क्या अंतर है कि इसमें जो यूरोस्टेकिया है उसमें बीजाणु पर्ण जो होती हैं, सुसंगठित शंकु तो एब्सेंट होता है, शंकु नहीं पाया जाता है इनमें। जैसे फ्लैगमेरिया है, फ्लैगमेरिया का आपने चित्र देखा कि उसमें संगठित शंकु नहीं है, जबकि ये जो प्रजातियां हैं रोपेलोस्टेकिया की उनमें सुसंगठित शंकु होता है। बीजाणु पर्ण जो होती हैं वो सामान्य पर्णों के समान होती हैं इसमें, यानी सामान्य पर्ण में और शंकु के भीतर जो पर्ण पाई जा रही है उनमें कोई अंतर ही नहीं होता है। लेकिन इसमें जो बीजाणु पर्ण होती हैं वो सामान्य पत्तियों की अपेक्षा थोड़ी सी अलग होती हैं। बीजाणु पर्णों के किनारे जो होते हैं वो दांतेदार होते हैं, इनमें बीजाणु पर्ण के किनारे जो होते हैं वो अछिन्न होते हैं, इस तरीके, जैसे किनारा कटा फटा नहीं है। दांतेदार कैसा होता है? ऐसा ऐसा इस तरीके से बाहर की ओर पत्ती का किनारा निकला हुआ है, तो ये दांतेदार कहलाता है। तो इसमें तो दांतेदार किनारा पाया जाएगा, इसमें बिल्कुल अछिन्न होगा, कटा फटा किनारा नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया वंश में। इसके ऊपर प्रश्न आ जाता है तो आपको ये अच्छी तरीके से कर लेना है। बाकी इसके बारे में जो आगे की चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।